और हार्ट डिजीज़ पर बात करेंगे डॉक्टर अरसलान, जिनका ताल्लुक़ ही दिल की बीमारियों से है। आप हार्ट सर्जन हैं और इसी के साथ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ-साथ आप वो इंसान हैं जो कि इंसान को बीमारी लाहक होती है, इंसान की ज़िंदगी में बीमारी आती है और जो ज़िंदगी की ज़कात अदा होती है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक से जितनी मोहब्बत करता है, वो यही चाहता है कि हर कोई इंसान जब दुनिया से जाए तो वो पाक साफ़ होकर जाए। लेकिन आपके डॉक्टर का बिहेवियर, आपके डॉक्टर की आपके साथ रहनुमाई और आपका डॉक्टर का वे ऑफ डीलिंग आपको 50% बीमारी से दूर करता है। तो देर नहीं करेंगे, डॉक्टर अरसलान से आपको मिलवाएँगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज डॉक्टर बहुत बहुत अरसलान? शुक्रिया पहले तो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन, आमीन। मैं अब बस मुझे पता चला था कि जब मैं हॉस्पिटलाइज़ था, तो जो आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का हाँ, प्यार था, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। और यही कहते हैं कि वो प्यार ही ज़िंदगी की तरफ वापस खींच उससे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, उसके बाद तो एक इलाज होता है। ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि आवाम को पहले ही उसकी आगाही हो जाए, और उससे क्या हो कि पेशेंट जो है वो उस डिजीज़ होने से बच जाए। जैसे किसी को अगर इनिशियल स्टेज में प्री डायबिटिक की फॉर्म आ रही, प्री डायबिटिक का मतलब क्या है कि जो शुगर की रेंज है उस होने से पहले पहले अगर किसी मरीज़ को पता चल जाए कि हाँ यार मैं अब शुगर की रेंज में जा रहा हूँ, तो वो डायबिटीज़ से बच जाता है। वो अपनी डाइट पे काम करता है, अपनी एक्सरसाइज पे काम करता है, वॉक करता है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ की रेंज में आ जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को आगाही नहीं होती कि हाँ भी शुगर है या नहीं है। जब शुगर हो जाती है फिर पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। अभी रिसेंटली, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया, कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं चल रहा हूँ ना, हज पे जा रहा हूँ मैं, और अभी मेरी फ़्लाइट है, तो मैं चलता हूँ तो मेरे जो सीने पे ज़ोर आता है, तो मैंने सोचा ईसीजी करा लूँ। अच्छा, मैंने कहा ऐसी कैजुअल, थर्ड एज कितनी, 34 ईयर्स। मैंने जैसे उसकी ईसीजी की तो देखा कि उसके अंदर चेंजेस हैं। मैंने कहा चलो उसका ड्रॉप आई का टेस्ट होता है जो कन्फर्मेशन के लिए टैग तो नहीं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो है वो एंजियोप्लास्टी हम कर देंगे, तो ये ठीक हो जाएगा, प्रिपेयर होके फिर जाना हज पे। ये अच्छा है तुम्हारा हज पे जा रहे हो, पहले पता चल गया। आप यकीन, शुगर चेक की उसको 350 शुगर इतनी। मैं कहा देखो इसी वजह से तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं था शुगर तुम्हें है। एंजियोग्राफी की उसकी शरीयान मेन ब्लॉक जो उसका बाईपास होगा, तो हमें इतना दुख हुआ कि एक लड़का हज पे जा रहा था, वो बाईपास की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ क्या होती है, इसकी वजह क्या थी, उसकी शुगर, जिसका उसको इल्म ही नहीं था। तो बेहतर ये है कि किसी भी शख्स को अगर शुगर की अलामात आ रही हैं तो उसको पहले एक दफ़ा टेस्ट, लाइफ में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करके देखना चाहिए। लोग जो टेस्ट नहीं करते, अपने आप को तशखीस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, तो वो फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा डॉक्टर सलाम, ये बताइएगा कि शुगर होने की मेन कॉजेज़ तो सबको पता है, मीठा खाना, टेंशन है सब, लेकिन इसके सिम्पटम्स क्या है कि आप शुगर की तरफ जा रहे हैं, आपको शुगर हो चुकी है? देखिए, शुगर की इनिशियल सिम्टम आना शुरू होते हैं ना, वो होता है कि लोग कहते हैं हमें रात को उठ के हमें पेशाब आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को उठ के पेशाब आ रहा है, फिर बार बार पानी का पीना, बार बार प्यास लग रही है, ज़रूरत नहीं भी लोग ज़्यादा पानी, प्यास लग रही है, अचानक से पसीने आ रहे हैं, चलने फिरने में सांस फूल रहा है, और जो पैरों का हिस्सा है, जो हमारी पेरिफ्रीज होती है ना, इनके अंदर नमनेस का आ जाना, मतलब हल्का महसूस होगा कि सुन सुन सा महसूस हो रहा है, इस तरीके से सुन सुन, पैरों में सुन सुन सा महसूस हो रहा है। ये वो अलामात होती है इनिशियली जो आना शुरू हो जाती हैं। और जब लोग यूरिन पास करते हैं तो देखेंगे उसमें झाग तो नहीं बन रहा, ये एक इनिशियल साइन होता है कि अगर प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाए हमारे पेशाब के अंदर, वो भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। कितनी लोग आते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में झाग का हमने सुना था, वो आ रहा टेस्ट कराते तो वाकई में उनको शुगर होती है और प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। अच्छा, प्रोटीन लॉस से क्या होता है, वैसी वीकनेस होती है, आपको हाथ पैरों में जान नहीं है, हर वक्त थकावट, सुबह उठ के लोग कहते हैं जी पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो वो भी शुगर की अलामत होती है। शुगर का ना एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि शुगर जो है ना वो शुगर ब्लड के खून में बढ़ रही है। हालांकि अगर आप हकीकत देखें ना, तो शुगर एक ब्लड वेसल की बीमारी है। क्यों कि हमारी जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रही है ना, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रही है। ये समझ लें जैसे रेत के ज़रात होते हैं ना, ये शुगर इस तरीके रेत के ज़रात की तरह हमारे ब्लड वेसल जो बारीक बारीक आर्टरीज होती है उसमें घूम रही होती है और वहाँ पे ब्लॉकेज करना शुरू कर देती है। उसके साथ क्या होता है, इसका दोस्त कोलेस्ट्रॉल, वो जब आपकी नीचे आर्टरीज को डैमेज करती है तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आके जमा होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा लोगों के पैर कट रहा है, ठीक है, वो शुगर की वजह से क्यों कट रहा है, क्योंकि वो डैमेज क्यों कर रहा है, आर्टरीज को, जो हमारी बारीक बारीक जो खून की शरियान है उनको डैमेज कर रहा होगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि शुगर तो बढ़ रही है लेकिन ये बीमारी किसको कर रही है, हमारी शरियानों को ब्लॉक कर रही है। अच्छा, ये जब छोटी शरियानों को ब्लॉक कर रही है तो आ रहा है कि पैरों में सुनपन आ रहा है, हाथों में सुनपन आ रहा है, या उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रही है, गैंग्रीन बन गया। जब हमारी बड़ी आर्टरीज को ब्लॉक करती है, जैसे कि दिल की आर्टरीज को, उसमें हार्ट अटैक का बाइस बन जाती है। दिमाग की आर्टरीज को ब्लॉक करती है तो फालिज का बाइस बन जाती है। गुर्दे की आर्टरीज को ब्लॉक करती है तो इन्फेक्शन का बाइस बन जाती है।
बाज़ दफ़ा जो पेट की आर्टरीज होती हैं जो मैदे में लेके जाती हैं उनको भी ब्लॉक करती हैं, उनका भी इस्केमिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो सारी आर्टरीज को समझिए ना, आपका एक गाड़ी नई गाड़ी है उसमें पेट्रोल या डीजल भर दिया है तो गाड़ी का फंक्शन नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर इस तरीके शुगर बढ़ेगी तो पेशेंट का जब आप देखेंगे तो उसको डिफरेंट डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगेंगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब डायबिटीज़ और दिल का अगर कि नॉर्मल शोल्डर पेन ले ली, जबड़े में दर्द है, दवाई खा ली, वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अगर कुछ 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद कुछ ऐसी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर इसमें ईसीजी करवाता है, उसको पता चलता है प्रीवियसली इसकी हिस्ट्री एक हार्ट अटैक की है, तो फिर उसको कैसे देखिए इसमें देखा जाता है कि राइट नाउ अभी क्या कंडीशन है ना, हम इसी जैसे ही करते हैं हमें पता चल जाता है कि पुराना हार्ट अटैक हुआ है इसको, नहीं हुआ या अभी हार्ट अटैक हुआ है। उसके अलग अलग अलामत होती हैं। पुराना हार्ट अटैक में ईसीजी में क्यू वेव्स फॉर्म हो जाती है, तो हम देख लेते हैं कि आज को पुराना अटैक हुआ या पुराना अटैक हुआ था जिससे दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, तो उसमें लॉस ऑफ आर वेव एक चीज़ होती है, वो आ रही होती है। हमारे डॉक्टर जो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। उससे पता चल जाता है कि इसके दिल के पट्टे भी कमज़ोर हैं, पुराना हार्ट अटैक हुआ है। जो नया हार्ट अटैक आता है उसके अंदर इस तरह की अलामत नहीं मिलती ना। हाँ, अगर जो नया हार्ट अटैक है लेकिन फिर भी पेशेंट देर से आया, मतलब 3 दिन से उसको प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब हमारे पास आया। वो पेनफुल अमल है या उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि वो एक नॉर्मल ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता आपको? अच्छा देखिए, अब जैसे हम कहते हैं ना भाई अटैक हुआ है और एंजियोप्लास्टी हुई, तो अटैक से ज़्यादा लोग एंजियोप्लास्टी के नाम से डर जाते हैं। ठीक है, एंजियोप्लास्टी देखिए इज द लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। एंजियो कोई पेन होता है आपको, बाकी पूरा प्रोसीजर पेनलेस होता है, उसमें कोई आपको पेन नहीं होता, कोई हम पेशेंट को बेहोश नहीं करते, कोई ऐसा नहीं होता काटापीटी करेंगे कुछ भी। यहाँ कैनुला लगाएंगे, उसी के अंदर से हम तार डाल के पूरा प्रोसीजर करते हैं और उसी जगह से अगर ब्लॉकेज नज़र आती है तो फिर हम उसमें स्टंट डाल के खोल देते हैं। तो बिल्कुल एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। हाँ, हर एक प्रोसीजर इन्वेसिव प्रोसीजर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना। 95% पेशेंट को इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, दिल की शायद कुल जान बच जाती है। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं जो पेशेंट को बताना ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है कि इन्वेसिव प्रोसीजर है कि दिल की शान खोलते हुए फट सकती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, फालिज हो सकता है, वेंटिलेटर पे भी डाला जा सकता है, मौत भी बाकी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अटैक तो हुआ है ना पेशेंट को। तो ये भी प्रोसीजर की भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। अगर अपने घर से आप अपने काम पे मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाए, चोट लग जाए ना। ऐसा तो नहीं है, चांस है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आप वो काम नहीं करें। आप कहें नहीं यार मेरे लिए आसानी है, मेरे लिए एक सवारी है, मैं मोटरसाइकिल पे अपने ऑफिस जाता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, दिस इज ईजी फॉर मी। तो उसी तरीके से एक प्रोसीजर का बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट को आप कंसीडर करें तो बहुत ज़्यादा हो। बात कंडीशन में आप खुद देख लेते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल मुश्किल, तो मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा पेशेंट है जिसका ये प्रोसीजर का फ़ायदा इसको नहीं होगा, या इसका हार्ट बहुत डैमेज हो गया है या इसकी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर वो मना कर देते हैं, आप दवाइयों पे रखो, जितनी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है उतनी ही होगी। ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करते कि प्रोसीजर करें। अच्छा, मुझे बताएं कि एंजियोप्लास्टी क्योंकि देखने वाले लोग, क्योंकि हमारा सेशन पहला आज से शुरू है, प्रॉपर्ली हमने इसका आगाज़ कर दिया है सेहतनामा डॉक्टर अरसलान के साथ, और जिसमें हमारे डबरोज़ फार्मा हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दोबारा बताइएगा कि ये प्रोसीजर कितनी देर का होता है और इसके अंदर क्या कोई फास्टिंग है या कोई ऐसी चीज़ है कि आपने 25 बजे 1 घंटा पहले या 10 घंटे पहले खाना खाया हो, या उसके कैन्यूला रिमूव आपने जो भी चीज़ें इंसर्ट की, क्योंकि हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन आपने जो है वो कैन्यूला के थ्रू चीज़ों को इंसर्ट किया, उसके बाद कितनी पेन होती है इसको प्रोसीजर होने के बाद? अच्छा देखिए, पेन तो कुछ नहीं होता, हमने प्रोसीजर किया, ठीक है। अब प्रोसीजर की 2-3 किस्में होती हैं। पहला एक प्रोसीजर हम कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोसीजर, अभी बड़ा हार्ट अटैक हुआ है, उसमें 90 मिनट्स का टाइम होता है हमारे पास, उसमें एंजियोप्लास्टी करनी होती है, ठीक है। उसके लिए तो कोई प्रिकॉशंस नहीं है कि खाना खाया और नहीं खाया, कुछ भी नहीं ना, बस वो तो पेशेंट आया, हमने फ़ौरन उसकी जान बचानी, वो बड़ा हार्ट के 90 मिनट्स में उसकी एंजियोप्लास्टी करनी। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो है कि एक पेशेंट है जिसको कहता है कि मुझे चलने फिरने में बोझ आता है या उसकी जिम की तब्दीली आ रही है, तो उसकी हम नॉर्मल एंजियोग्राफी करते हैं पहले। एंजियोग्राफी टेक्स अराउंड 15-10 मिनट्स, ठीक है। उसका भी ये प्रोसीजर है? उसमें एंजियोग्राफी के हम लोग कहते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे कैनोला लगाते हैं, उसमें डाई देते हैं और एक्सरे की मशीन से देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। पहले हम एंजियोग्राफी ही करते हैं, पेशेंट यहाँ कैनोला लगाया, उसमें डाई दी और एक्सरे की मशीन से देखा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, दिस एंजियोग्राफी। हाँ, उस ब्लॉकेज में कि वो एंजियोग्राफी के बाद 4 ऑप्शन हमारे पास नज़र आते हैं ना। पहला ऑप्शन एंजियोग्राफी की नॉर्मल है, सारी शरीयान नॉर्मल है, किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं। दूसरा एंजियोग्राफी की दिल की 2 या 1 शरीयान ब्लॉक है जो कि स्टंट लगने के काबिल है, तो उसमें स्टंट लगा देते हैं। तीसरा एंजियोग्राफी की या तो दिल की मेन शरीयान वो बंद है या दिल की तीनों शरीयानों में ब्लॉकेज आ रही है जिसमें स्टंट नहीं लग सकता, तो उसमें फिर हम पेशेंट कहते हैं भाई इसका बाईपास होगा, कैबेज होगा। चौथा ऑप्शन होता है कि दिल की शरीयानें ऐसी हैं
कि ना उनके अंदर एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना बाईपास हो सकता है, बिल्कुल बारी बारी शरीयानी होती है। तो उसमें हम ज़्यादा कहते हैं भाई आप दवाइयों पे ही चलना पड़ेगा, इसका और कोई हतमी इलाज नहीं है। ये एंजियोग्राफी प्रोसीजर आप कहें तो एंजियोग्राफी का प्रोसीजर 10 to 15 मिनट्स का होता है। एंजियोप्लास्टी में डिपेंड करता है कि केस कैसा है ना, बाज़ दफ़ा कोरोनरी वायर पास करने में डिले हो जाता है, लेकिन अराउंड जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो 1 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि 24 आवर्स के बाद तक हम पेशेंट को रखते हैं जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि फॉरेन बॉडी आपकी हार्ट के अंदर डाली गई है ना स्टेंट की फॉर्म में, तो 24 आवर्स हम जस्ट उसको ऑब्जर्व करने रखते हैं कि उस स्टेंट थ्रोम्बोसिस ना, उस स्टेंट की खुदा ना सब बंद ना हो जाए, क्योंकि अब बाज़ दफ़ा बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती फॉरेन बॉडी को। तो उसके लिए हम 24 आवर्स जस्ट ऑब्जर्वेशन ही लगते हैं। फर्दर ECGs करा के देखते हैं कि जो पहले इसी में तब्दीली आ रही थी वो स्टेंट डालने का दोबारा सेटल डाउन हो गई है, कोई जो डाई दी गई है वो पेशाब से के जरिए खारिज हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो डाई जो देते हैं वो गुर्दों के लिए नुकसान दे होते हैं, वो पेशाब के जरिए खारिज हो गई। ये 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, उसमें पेशेंट मजे से लेटा होता है, खाना पीना भी स्टार्ट कर देता है 1 घंटे के बाद। मतलब कोई ड्रिप वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक वो चिल आउट के लिए रखते हैं कि आप देख जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हाँ, उसमें देखिए केस टू केस वेरी का, कुछ पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनकी कॉम्प्लिकेशन को दूर किया जाता है। अटैक के पेशेंट हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन दूर किया जाता है। बाज़ पेशेंट जो होते हैं अटैक की वजह से गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो गुर्दे के डॉक्टर को भी दिखाना होता है कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ गया, उसको भी देखना पड़ता है। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं अटैक तो था, एंजियोप्लास्टी कर, लेकिन शुगर ही कंट्रोल नहीं आ रही है, तो उसको शुगर के लिए एडमिट करना पड़ता है, 1-2 दिन और एक्स्ट्रा उसको लग जाते हैं कि उसकी शुगर का कम से कम ऑप्टिमाइज़ कर दें इतना कि वो घर जा सके और फिर दवाइयों पे रहे या इंसुलिन पे रहे, ताकि उसको उस शॉक की पीरियड से निकालना होता है ना। एक पेशेंट है शॉक की कंडीशन, उसको उससे निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर किसी लड़की की शादी तैयार है तो उसकी एंजियोप्लास्टी के बाद क्या वो ज़िंदगी के तमाम अमूर को सरअंजाम दे सकती है? जी बिल्कुल। एंजियोप्लास्टी अगर बड़े अटैक के बाद हुई है तो हम कहते हैं 6 वीक्स का आपने गैप लेना है कोई भी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं कि 4 वीक्स जो है ड्राइविंग करनी है, कोई अपना काम करना है, तो जैसे हम 4 वीक्स से उसे कहते हैं कि आपने रेस्ट करना है। उसके बाद आप 1 महीना, और उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं कि उसमें कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है जी, आपका भी कोई सवाल हो, कोई आप बात करना चाहिए, कुछ डॉक्टर सलाम से पूछना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, आप अपने सवालात इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर सलाम, अब कॉमन एक सवाल क्या होता है, आप बीइंग अ डॉक्टर, आपकी इतनी प्रैक्टिस है, आप काफ़ी जगह पर बैठते हैं जिसमें मॉडर्न हॉस्पिटल है, अपना क्लिनिक है, और KIKT है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज। बिल्कुल, और दूसरी मुझे ये बताएगा एक ट्रस्ट के हॉस्पिटल में भी आप कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज वही है? जी। अच्छा जी, आप भी आए थे वहाँ। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर प्रोसीजर फ्री हैं? बिल्कुल जहाँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही के डायलिसिस होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होते। तो जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं माशाल्लाह पूरी टीम है। अब तो वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में माशाल्लाह, और जो है वहाँ पे प्रोफेसर जो है वो जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं FCPS की, यूरोलॉजी की। तो सारे प्रोसीजर भी माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ज़्यादातर रिलेटेड टू द किडनीज और जनरल प्रोसीजर सर्जरीज जो होती हैं, और डायलिसिस तो माशाल्लाह वहाँ पे होते ही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जो आपकी एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, दोनों की अगर हम वैसे नॉर्मल कॉस्ट पूछें तो कितनी कॉस्ट पड़ जाती है, जो कि यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है? नहीं, फ्री एंजियोग्राफी नहीं की जाती। कराची किडनी डिजीज में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अभी फ़िलहाल नहीं है। वहाँ पे ये डायलिसिस के प्रोसीजर और ये जो जनरल सर्जरी के प्रोसीजर होते हैं वो करते हैं, क्योंकि इट्स अ किडनी हॉस्पिटल, और जनरल सर्जरी के वहाँ पे अभी स्टार्ट किया। अभी वहाँ पे हार्ट की प्रोसीजर की फैसिलिटीज़ नहीं है। हार्ट की जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कराची के अंदर। हमारे पास NICVD है, SICVD है, और भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं। और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बिल्कुल मिनिमम चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ज़्यादा एक कॉस्ट लगती है, स्टैंड बार से आता है, फिर सारे जो अप्लाइंसेज यूज़ होती हैं उसकी चार्जेस होते हैं। तो उसकी एंजियोग्राफी खाली ज़्यादातर 35 to 50,000 के दरमियान हो जाती है। एंजियोप्लास्टिक में स्टेंट डालता है तो उसके चार्जेस होते हैं वो 2,50,000 से अब जाते हैं। तो उसके अंदर वो स्टे वगैरह सब कुछ शामिल सब कुछ शामिल होता है। सब कुछ शामिल होता है, डॉक्टर फीस सब कुछ है? जी। अच्छा बिल्कुल, एक चीज़ और है। अच्छा, कुछ लोग, क्योंकि मैंने NICVD की अगर मैं बात करूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, तो वहाँ पर वाकई में डॉक्टर बड़े एफिशिएंटली काम करते हैं। जी माशाल्लाह। मैंने ये देखा कि मैंने जैसे आपको एक दफ़ा पहले पता नहीं बताया था कि हमारे बहनोई थे, उनको हम लेके गए तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बड़ा डरा दिया, तो ये होगा वो होगा। जब वहाँ गए उन्होंने कहा अच्छा इसको मूवमेंट करवाते कर, कुछ भी नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम है, ऐसा होगा। अगर फिर भी हुआ तो आप इसको लेकर आना, उसे पेपर पे लिख के दिया डॉक्टर ने, और अगर मैं नहीं होऊंगा, कोई भी होगा, तो आपको फ़ौरन से पहले आपको अटेम्प्ट करेगा। आप जिना पोस्ट ग्रेजुएट चले जाएँ। जब वहाँ गए तो वो पता चला कि मैदे का थोड़ा सा डिसऑर्डर था, तो वो चीज़ों को उन्होंने केयर किया। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि विद सॉरी
गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना डराता नहीं है। हाँ बिल्कुल आपको सही। बड़ा एक कैजुअल लेकर जाता है, हालांकि केस सीरियस होता है, सबको पता है, तो बड़े उसके नहीं हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, यूँ जाएंगे यूँ वापस आ जाएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका एक चीज़, और मैं एक देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, तो सब आप भी वहाँ पर NICVD का जी पार्ट जी। है, तो जब बोझ होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तो ये नहीं है कि एक बंदे को, वो कोई मेकअप की दुकान है कि एक बंदा बेस लगा रहा है, एक बंदा आई शेड का काम कर रहा है, एक लिपस्टिक का काम कर रहा है। अगर अंदर 10 मरीज गए हैं तो 10 की एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी होगी, वो बाहर आएंगे तो बेड खाली होगा, वरना बेड वरना तो बेड, हाँ नहीं बिल्कुल। खाली होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना ये इश्यूज लोग जाके ना डर जाते हैं कि यार हल्ला बेड मचा नहीं देते है, हैं। ज़्यादा रश है, और फिर वहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो एक मरीज के साथ जो है ना वो 20 लोग खड़े हुए हैं। अब आप ऐसे देखेंगे कितना ज्यादती, आपने मरीज के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, वो पहले परेशान, हर आदमी से पूछे क्या हुआ क्या हुआ। तो ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं होती कि अपने मरीज आपका बीमार है, आप हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा, अक्सर आप यकीन करें जो उनके फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं ना, वो कहते हैं सर डॉक्टर साहब अटेंडेंट को सबको आप बाहर निकाल दें, हम नहीं कह सकते ये आए, यकीन करें। फिर मुझे जाके कहना पड़ता है कि भाई प्लीज़ आप जो है ना पेशेंट को टाइम दें, उसको सोने का टाइम है। अब हॉस्पिटल में क्या होता है, आप ये सैंपल लेने आ रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, मरीज को नींद पूरी नहीं हो पाती, वो सो नहीं पाता है ना। अच्छा, जब उसका थोड़ा सोने का टाइम हुआ है, उस टाइम ये ना कि आप बाहर से उसको इन्फेक्शन भी ला के दे रहे हैं। जब भी मरीज, कोई भी मरीज जब बीमार होता है तो वो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, उसको बुखार हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी, इम्यूनिटी वीक है। आप बाहर से आया, हो सकता है बस में आ रहे हो, रिक्शे में आ रहे हो, आप वहाँ के जर्म्स जो हैं वो अंदर हॉस्पिटल के अंदर आप लेकर आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ जो है ना वो नुकसानदेह पेशेंट के लिए भी है। अच्छा, फिर पेशेंट से आपको भी तो लग सकता है ना, तो इस चीज़ की थोड़ी सी एहतियात करें कि देखें, एक बच्चों को तो बिल्कुल ना लेके जाएं, ठीक है, बड़ों को लेके जाएं, और जो है ना उसकी आदत करें, लिमिटेड टाइम के लिए जाएं और फिर आ जाएं। बिल्कुल जनाब, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे, जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उस बारे में डॉक्टर अरसलान से पूछेंगे, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस क्या है, उसमें क्या क्या हो रहा है। 16वीं कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी फर्दर हमें डॉक्टर अरसलान बताएंगे और इस बारे में जो है वो हम मज़ीद जानेंगे। लेकिन फिर हम एक दफ़ा तबरोज़ हसन, जो 16th कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसकी तमाम चीज़ें हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी शान भाई, ये 16 एनुअल नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि कल सैटरडे को 2 मई को है, मेरिट होटल में। इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया, तीन चीज़ें आजकल बहुत हाईलाइटेड हैं। आर्टिफिशियल ठीक है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, मेडिकल, अब जैसे आज 1 मई है ना, तो हमारा लेबर डे है, तो मेडिकल एथिक्स में क्या है ना कि डॉक्टर्स ने किस तरीके से पेशेंट से बात करनी है, पेशेंट्स का भी कुछ रूल्स होते हैं, डॉक्टर से कैसे बात करनी है, तो एथिक्स वाइज तो इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है ना। हमारे यहाँ डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट से सही तरह बात ही नहीं कर रहे होते, अक्सर देखा गया है कि बहुत रूड बिहेवियर होता है, तो थोड़ा सा दोबारा डॉक्टर्स को जो है ना इस चीज़ के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर आपको लेटेस्ट अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है कि जो लेटेस्ट जो चल रहा है दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से मेडिकली इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, किस तरह नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए हमारे सीनियर के साथ एक गैदरिंग होना बहुत ज़रूरी है। और फिर सोशल मीडिया का दौर है ना, आप पेशेंट आ रहे होते हैं, भाई क्या है भाई डॉक्टर साहब, मैंने वो देखा था कि ये वाली पक्की खा लो, तो मैंने दवाई बंद कर दी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे, और ये चीज़ें लोग देख के ना एक गलत कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये मॉडर्न हॉस्पिटल ने ये अरेंज की है, ये मुस्लिम मेडिक मिशन और ये 16 एनुअल नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस। तो इसके लिए कि ये खाली डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन ये कि जो आम लोग हैं वो इसको फेसबुक पेज पे लाइव भी देख सकते हैं, मॉडर्न हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पे। ये कल सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आएंगी, और ये लाइव हमारे फेसबुक पेज पे मॉडर्न हॉस्पिटल की चलेगी, तो उस पर भी देख सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, तो जो डॉक्टर्स आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन हमारी वैसे कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर्स आना चाहें तो आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक रूड बिहेवियर की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर अगर रूड हो जाता है तो आई गेस मरीज ज़्यादा डिटेल में अपने बारे में नहीं बताता। बिल्कुल, ये असल में होता है ना कि अब डॉक्टर बेचारे सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 9-10 बजे तक भी मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, मल्टीपल सुन रहे हैं, तो वो उनको एक नेचुरली एग्जॉस्ट भी हो जाता है। अच्छा, जो पेशेंट आता है कहता है डॉक्टर हमें 100% फिट मिले, अब उनको नहीं पता कि सुबह से वो कितने मरीज की प्रोसीजर कर चुके हैं, कितने मरीजों को देख चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ना एक डॉक्टर पर इतना ज़्यादा बर्डनाइज है ना हमारे पास, अगर आप देखें जो रियल डॉक्टर्स हैं ना और उनका रेशो देखें आप, तो बहुत ज़्यादा। अगर आप बाहर ममालिक में देखें तो अपॉइंटमेंट आप ले लें, आपको 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, अब लेके देखें, हालांकि इंश्योर होता है सारी चीज़ें। हमारे यहाँ तो अभी आप जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना कि जो मरीज़ आ रहा है, अच्छा फिर कोई मरीज़ भी इस तरीके से आके डॉक्टर से बात करते हैं कि वो उसका रिस्पॉन्स फिर अच्छा नहीं आता ना,
डॉक्टर साहब आपने दवाई तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब दिस इज़ नॉट द वे ना कि डॉक्टर साहब दवाई देते हैं। वो फिर डॉक्टर पूछता है कि हाँ भाई आपने दवाई खाई नहीं, अक्सर मरीज 2 टाइम दवाई खाई उसके बाद कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ नहीं, हमने दवाई छोड़ दी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता ना, आपने दवाई दी है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। बाज़ दवाइयाँ 2 दिन में रिस्पॉन्स करती हैं, 3 दिन में रिस्पॉन्स करती हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो उसमें टाइम के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो फिर सॉर्ट आउट होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं जो 16 एनुअल नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि मॉडर्न हॉस्पिटल के बैनर तले हो रही है, मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर अरसलान से कहूँगा कि इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया है कि वो नहीं समझ पाए, तो दोबारा बताइएगा। देखिए ये 16 एनुअल ये हर साल होती है एक नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस। लास्ट ईयर जो थी वो लाहौर में हुई थी, और इस साल जो है वो हमारी कराची में हो रही है, मैरियट होटल में, मॉडर्न हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें मेन जो है ना हमारा जो मोटिव है वो है कि लोगों को थोड़ी सी आगाही देना अबाउट मेडिकल एथिक्स, क्योंकि इस बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते। ठीक है, तो मेडिकल एथिक्स का मतलब क्या है कि किस तरीके से मेडिकली आपको पेशेंट डीलिंग होती है, उसकी अटेंडेंट से किस तरह बात होती है, और क्या एथिक्स हैं। क्या आप कोई गैर कानूनी या जिस प्रोसीजर की ज़रूरत तो नहीं है इस तरह का वो प्रोसीजर तो नहीं कर रहे, या जो प्रोसीजर की एक टेस्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है, उसको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो एथिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। बाज़ दफ़ा पेशेंट कह देते हैं, पेशेंट है, हमें पता है कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत है, अब हम उसको फोर्स कर रहे होते हैं नहीं तुम्हें कराना है, ठीक है, हमें क्योंकि मेडिकल में पता है। लेकिन मेडिकल एथिक्स क्या कहती है कि अगर पेशेंट ने मना कर दिया है कि भाई उसको अपनी बॉडी, उसकी अपनी बॉडी है ना, मना करता है कि भाई मेरी विषय मुझे नहीं कराना, तो आपने उसको नहीं कराना, उसको फॉलो करना, ये मेडिकल राइट्स होते हैं ना। तो इस चीज़ के लिए इस टॉपिक्स पे और बहुत सारे डिफरेंट हमने इस पे टॉपिक्स रखे हैं, जैसे कि एआई से रिलेटेड हमने टॉपिक रखा है कि भाई एआई से रिलेटेड क्या क्या नई चीज़ें हैं ये, और उसमें हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है ना, उसको भी हमने थोड़ा सा नज़र रखा है कि हमने भी उसके इस्लामिक लिहाज से का। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बड़े प्रोफेसर्स हैं उनके। कहते हैं कि जो इसको डायबिटीज़ हो गई है वो ज़िंदगी में कभी मीठा चख ही नहीं सकता, ये गलतफहमी है या हकीकत है? देखिए लोगों को जो डायबिटीज़ हो जाती है ना, उसका फिर वो बड़े अपने आप को डायबिटीज़ से ज़्यादा नहीं मरते, जो स्ट्रेस की वजह से मर जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से कि भाई डॉक्टर साहब हमें शुगर हो गई, अब तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। देखो अगर शुगर आपको है और वो कंट्रोल रेंज में चल रही है, पहली चीज़ तो ये है ना कि आपको शुगर है लेकिन वो कंट्रोल चल रही है, कि अच्छा भाई इतनी शुगर थी और अब वो आपको नॉर्मल रेंज में चल रही है। उसमें अगर आपको कभी दिल करता है तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में मीठा खा सकते हैं। कभी आप कहीं पार्टी में गए हुए, शादी में गए, थोड़ा बहुत मीठा चख सकते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन उन पेशेंट्स को जिनकी शुगर नॉर्मल चल रही है जो दवाई भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो उनको तो ले सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट की ऑलरेडी शुगर जो है वो HbA1c 9-10 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, अब वो कह रहे डॉक्टर साहब मैं कभी मीठा खाऊंगा, मैं कहूँगा नहीं, पहले तुम उस डेंजरस जो पीरियड है ना उससे बाहर निकल के आओ, उसके बाद फिर जो है वो आप मीठा भी खा लो और जो भी चीज़ करना है, लेकिन पहले उस जो एक डेंजरस एलिमेंट है ना उससे आपने निकल कर आना है। ठीक है, अगर आपकी रेंज में शुगर आ गई है उसके बाद आप मीठा भी ले लेते हो तो वो इतना खतरनाक नहीं रहेगा। लेकिन अगर शुगर इतनी हाई है ऑलरेडी, उस पर फिर आप मीठा ले रहे हैं तो वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, डायबिटीज़ की जो टाइप 2 है वो सिर्फ मोटे अफराद में होती है और इंसुलिन ही इसका इलाज है, परहेज़ नहीं है, ये गलतफहमी या हकीकत? देखें डिपेंड किया करा जाता है कि आपको कौन सी शुगर है ना। बाज़ लोगों को टाइप 1 शुगर होती है ना, टाइप 1 शुगर का मतलब है कि हमारा लबलबा इंसुलिन बना ही नहीं रहा, इंसुलिन बन ही नहीं रही है, उसके लिए तो सिर्फ इंसुलिन लेना ही इलाज है। और ये यंग लोगों को होती है ना, क्योंकि बाई बर्थ उनके अंदर जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन बना नहीं रहा होता, तो वो तो बाई बर्थ उसके लिए तो इंसुलिन लेनी पड़ती है। दूसरी होती है टाइप 2 शुगर। टाइप 2 शुगर वो होती है जिसमें इंसुलिन तो है लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस बन गई है, मतलब वो शुगर जो है वो अपना इंसुलिन जो अपना काम नहीं कर पा रही है ना, वो मतलब सेल के अंदर जो है वो इंसुलिन पहुंच नहीं रही है, शुगर को पहुंचा नहीं पा रही, तो शुगर बढ़ी हुई आ रही है। तो उसके लिए तो इनिशियल स्टेज में हम देख लें कि आपका HbA1c कितना है, शुरू में दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों से पहले अगर नहीं कंट्रोल होती शुगर तो फिर एक दवाई 2 दवाई नहीं होती तो फिर मजबूरन हमें इंसुलिन पे स्विच करना पड़ता है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट की शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें इनिशियली स्टार्ट में हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। अच्छा, ज़रूरी है कि एक दफ़ा इंसुलिन दे दी और उसके बाद अगर शुगर नॉर्मल चली तो वो फिर भी इंसुलिन लेगा? देखिए ये होता है पेशेंट के, आप इंसुलिन दिया आपने, उसके बाद वो एक डेंजरस पीरियड से आउट हो किस स्टेज में है, उसमें फिर हम उसे गोलियों पे रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको कंटिन्यू इंसुलिन पे रखें। अच्छा, अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ नहीं है, जैसे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है तो मुझे वैसे ही कम आती है, तो मुझे ये बताएं कि ऐसे शख्स का या जिसको शुगर नहीं है उसका जो ब्लड फास्टिंग शुगर टेस्ट जो होता है उसमें कितना रेशो आना चाहिए? देखिए कुछ लोग होते हैं ना, उनकी अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा सर्ज होता है। वो किस लिए होता है कि रात में अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी मील ली ना तो सुबह फास्टिंग का जो टेस्ट होता है ना उसमें शुगर बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है। इसी वजह से अब हमें जो भी पेशेंट होता है मैं कहता हूँ कि देखो अगर आपने प्रॉपर इलाज कराना है तो ये बार बार प्रिक कर करके शुगर देखना छोड़ दो, ठीक है।
जो HbA1c ये होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो हमारे RBCs के अंदर से देखा जाता है कि कितनी शुगर आपकी पिछले 3 महीने में रही है। पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई कितनी शुगर है और उसका हमने क्या इलाज करना है, ठीक है। उसकी बेस पे होता है। ये जो लोग प्रिक करके डॉक्टर साहब अभी तो देखे ना मेरी शुगर सही है, सुबह मैंने टेस्ट की थी, वो ऑथेंटिक नहीं है टेस्ट ना। एक रिजल्ट रीडिंग पे जो FBS RBS की आप अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज नहीं कर सकते। आप HbA1c एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने की ऑन एवरेज शुगर बताता है। आप उसकी बेस पे अपने जो दवाई की डोज है उसे ऊपर नीचे सेट करते हो। हाँ, जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके लिए होता है कि भाई आप अपने इंसुलिन लगानी है तो आप प्रिक करके देख लें कि हाँ भाई शुगर की बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है कि आपको डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन रोज़ाना ये लोग मेरे पास लेकर आते हैं, रोज़ाना उंगलियां प्रिक कर करके इतनी लंबी लिस्ट बना के लेकर आते हैं। उस पर ट्रीटमेंट प्लान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप HbA1c जो ऑथेंटिक टेस्ट है आप वो कराएं। अच्छा, तो ये जो रेशो आता है 120, 110, 90, 80, तो ये सही नहीं होता? देखो ये रेंज होता है कि 100 से अगर 124 तक की रेंज में आ रहा है फास्टिंग में, तो अब ये आता है प्री डायबिटिक की रेंज में, कि अगर आपका कंटिन्यू 100 से लेकर और 124 तक आ रहा है सॉरी, तो वो आप कहोगे कि ये जो प्री डायबिटिक की रेंज है, मतलब शुगर होना हो सकती है या आप एक खतरे की लाइन में आ गए हो। और वंस 125 क्रॉस कर जाती है तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो शुगर हो गई, ठीक है। तो ये अगर किसी भी पेशेंट की फास्टिंग है वो देख रहा है और उसको इतनी रेंज में आ रही है तो फ़ौरन अपना सबसे पहले डेली रूटीन को सेट करें, एक्सरसाइज करें। 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना पर वीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ी सी तेज़ चहलकदमी करके अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करें। इन सब के बाद भी अगर उसकी शुगर प्री डायबिटिक रेंज में आ रही है, मतलब कि 100 से लेकर 124 के दरमियान आ रही है या उससे ज़्यादा ऑथेंटिक है कि HbA1c आपका 5.7 से 6.3 या 6.4 तक की रेंज में आ रहा है तो यू आर प्री डायबिटिक रेंज। 16.5 क्रॉस कर जाता है तो फिर आप डायबिटीज की रेंज में आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि शुगर होने से पहले ही उसको पकड़ लेना और उसका इलाज करना ताकि हम ये शुगर से बच सकें। बिल्कुल ऐसा ही है और मज़ीद हम जानेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है सेहतनामा। डॉक्टर अरसलान के ऑडियंस के खुद सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर अरसलान, ये पूछा गया कि खाने पीने के बाद 140 या 145 की रेंज अगर आती है, खाने के फ़ौरन बाद अगर चेक करते हैं या खाने के घंटे बाद चेक करते हैं, तो ये भी हम शुगर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, खान ब्लड शुगर फास्टिंग में रैंडम और अगर वो 150 और 200 के दरमियान आ रहा है तो फिर वो वही प्री डायबिटिक शुगर की रेंज में आ जाएगा। अगर रैंडम ब्लड शुगर किसी की 150 और 200 के दरमियान आ रही है तो वो फिर वही प्री डायबिटिक की रेंज में आ जाएगा। और 1 से 200 क्रॉस तो फिर वो तो डायबिटीज की रेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर खाने के बाद वो करता है 1 घंटे के बाद और उसकी 145, 140 ठीक है, वो सेफ है फिर, सेफ है। 145 और खाने के घंटे बाद तो करनी भी नहीं चाहिए ना, वो तो ऑथेंटिक ही नहीं है ना। खाने के घंटे कैसे, अगर फर्ज करें मैं अभी एक शरबत का ग्लास पी लेता हूँ और फिर अपनी शुगर टेस्ट करता हूँ तो शुगर तो मेरी बहुत खतरनाक हद तक बढ़ी हुई आएगी क्योंकि फौरन शुगर जाके ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, इसलिए वो तो रिकमेंडेशन ही नहीं है ना। इसी वजह से ये रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ना हम ऑथेंटिक नहीं समझते ना। और मैंने कहा सुबह आपकी शुगर टेस्ट होगी, अब लोग डर के हमारे रात का भी खाना स्किप कर देते हैं। अब वो 12 घंटे की फास्टिंग की जगह उनकी वो 18 घंटे ज़्यादा की फास्टिंग हो गई तो सुबह शुगर डेफिनेटली कम आएगी। अच्छा, दूसरे सिनेरियो क्या होता है, रात को शादी में गए थे, वहाँ खूब मीठा खाया, सुबह के शुगर टेस्ट कर रहे हैं, वो भी शुगर आपकी फिर बढ़ी हुई आएगी, तो वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं होता। इसी वजह से हम जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HbA1c। अच्छा, ये सवाल आया है, एक सवाल हमारा भी था जो, लेकिन लोगों ने भी कहा कि जब आपको शुगर हो जाती है तो आपका बड़ा दिल करता है कि आप डिफरेंट मशरूबात पिएं, लेकिन आप पी नहीं सकते। तो शुगर वालों के लिए पानी के अलावा भी कुछ बता दें। पानी तो सब कहते हैं ज़िंदगी है, हमें भी पता है। और ये नसरीन है फ्रॉम लाहौर। अच्छा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि क्यों दिल करता है शुगर वालों का मीठा खाने का। जो हमारे जो सेल्स हैं, हम पूरे सेल्स के फॉर्म में बने हुए हैं, हमारे जो सेल्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसे मिलता है, ग्लूकोज जब हम खाते हैं तो वो सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर उस ग्लूकोज को ले जाने का अमल कौन करता है, इंसुलिन करता है। अब जब आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी या इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी जो टाइप 2 डायबिटीज में होती है, तो शुगर सेल के अंदर नहीं जाएगी। अब जब सेल के अंदर नहीं जाएगी तो सेल आपका जो होगा वो क्रेव कर रहा होगा, वो मर रहा होगा कि भाई मुझे तो शुगर चाहिए। इस वजह से आपका दिल करेगा खूब मीठा पीने का, यार मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और मुझे मीठा चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि सेल के अंदर शुगर नहीं मिल रही, जो हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर का बढ़ा हुआ होना सेल के बाहर।
और सेल जो होता है वो डाइंग फेज में जा रहा होता है, जब भी आपको क्रेविंग होती है कि आप खूब मीठा खाएं, खूब मीठा खाएं। ये एक तो फिनोमेना हो गया। दूसरी चीज़ ये कि देखें, अगर नॉर्मल ड्रिंक्स जो है आप नहीं अवॉइड तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन सबसे अच्छा तो शिकंजी में आप चीनी ना डालें ना, नींबू डालें आप, ठीक है, हल्का सा नमक डालें, और बहुत दिल कर रहा है तो 2-3 कतरे चीनी के डाल लें, लेकिन ज़्यादा है कि उसको अवॉइड ही करें। कुछ अब आती हैं 0 कैलोरीज ड्रिंक भी आती है ना, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। लेकिन मैं बताऊं, पानी से ज़्यादा अच्छी चीज़, हेल्दी चीज़ कुछ भी नहीं है। जितना अच्छा पानी है ना, आपको किसी भी किस्म की गर्मी लग रही हो, आजकल हीट वेव का शुबा है, पानी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप ड्रिंक पीते हैं उसका नुकसान क्या होता है, वो ऑस्मोटिक डायलिसिस कराता है। जैसे आप चीनी वाला पानी पीते हैं, इसमें चीनी शामिल हो किसी भी ड्रिंक में, तो फ़ौरन पेशाब आएगा और वो पानी आपके जिस्म से निकल जाएगा। ज़्यादा बेहतर क्या है कि आपको पानी बॉडी में स्टे होना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो। अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो हमारे जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, अपने साथ जो लोग आउटसाइड जाते हैं, धूप में काम करते हैं, पानी की बोतल ज़रूर रखें। और कोई भी अगर साइंस आते हैं इस तरह के हीट स्ट्रोक के कुछ, तो उसमें फ़ौरन एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल से रुजू करें। लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग हीट वेव से जो होते हैं ना वो एक्सपायर हो जाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं चलता कि हमें हीट वेव थी और उससे एक्सपायर हो गए ना। हीट वेव में अचानक से आपको लू लगेगी, उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता, आपको अचानक आपको महसूस भी होगा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसमें क्या होता है कि आपको अचानक धड़कन तेज़ हो जाती है कि ठीक है ना, और पूरी बॉडी आपकी गर्म हो जाती है और पसीना नहीं आ रहा होता। ये इंपॉर्टेंट साइन है कि उसमें पसीना नहीं आ रहा, तो आपको एहसास ही नहीं होता कि गर्मी लग रही है। तो हीट वेव से बच के रहें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि जैसे आपने बताया हीट ब्रस्टर का भी हमने सुना कि उसमें एकदम से अच्छा महकमा सेहत एक जगह तरदीद करती है और एक जगह नुमाइंदा ही बैठ के कहता है कि ऐसा, तो हम किस चीज़ को माने? क्या मतलब? नुमाइंदा कह रहा है कि हीट ब्रस्टर आने वाला है, और जो उनकी वेबसाइट है अपनी ऑफिशियल महकमा सेहत की, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं। देखें, ये चीज़ तो आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं इस बारे में कमेंट ये करूँगा कि देखें, अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। हीट वेव आती है, हीट बर्स्ट आता है नहीं आता, आपने अपनी प्रोटेक्शन करके रखनी है, अपने आप को तैयार रखना है। आपने किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आज बादल आ गए हैं, बारिश का खतरा है, तो भाई छतरी लेके निकलो। अक्लमंदी की बात है। आपको प्रिडिक्शन कर रहा है, हर चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती ना, बाज़ दफ़ा अचानक से भी मौसम चेंज हो जाता है। तो जैसे कि गर्मी है और आपको पता है कि हीट वेव, ज़रूरी नहीं है कि हीट बर्स्ट आए तो आपको हीट स्ट्रोक हो ना। नॉर्मल जो बेचारे मजदूर जो गर्मी में काम कर रहे बॉडी होते आपका हैं, टेम्परेचर इतना होता है। बॉडी टेम्परेचर। फिर सेकेंडली इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या आपको कोई एडिशनल डिजीज तो नहीं है। आपको हीट वेव किन को ज़्यादा अफेक्ट करेगी? वो लोग जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, मतलब जिनको पहले शुगर है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, दिल की तकलीफ है, गुर्दों का मसला है, उनको हीट वेव ना भी हो तो उनको हीट स्ट्रोक हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है ना, ठीक है। और जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस है, उनके अंदर प्रोटीन की मिकदार कम है, फैट की मिकदार कम है, तो वो तो हर डिजीज़ के लिए प्रोन होते हैं ना, उनको हर डिजीज़ जो जल्दी अफेक्ट कर जाती है। अभी आपने सबने कोविड का एरा देखा है, कोविड में ज़्यादातर लोग जो इनका इंतकाल हुआ वही लोग थे जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज थे और पता नहीं चल रहा था। कोविड की तो थी वो बहुत से लोगों को लगी, लेकिन रिकवर हो गए, लेकिन जो लोगों की शुगर हाई थी, गुर्दों का मसला था, हार्ट का प्रॉब्लम था, वो लोग उससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, उनको फिर बचना मुश्किल हुआ। ठीक है। अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया कि आपने कहा कि पेशाब में अगर झाग आए, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हें गुर्दों का मसला है, गुर्दे थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं। अब वो शुगर है या गुर्दे श्रिंक हो रहे हैं, कौन बेहतर बताएगा? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि पेशाब का झाग आना मतलब प्रोटीन लॉस हो रहा है। प्रोटीन लॉस होना ये एक शुगर की एक अलामत तो है कि आप इनिशियल पकड़ते हो कि शुगर हुई, उसमें प्रोटीन लॉस, लेकिन गुर्दों की अगर अपनी बीमारी होगी डेफिनेटली तो उसमें प्रोटीन लॉस तो होगा। अगर गुर्दों की अपनी बीमारी हो रही है जिसमें प्रोटीन लॉस हो रहा है, बहुत सारी, उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, उसमें ना बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं एक साथ में, जिसमें 5-6 बीमारियां हैं, जिसमें प्रोटीन लॉस हो रहा होता है उसमें, वो तो उसकी अपनी बीमारी है। ये तो मैं शुगर का एक अमल बता रहा हूँ कि अगर शुगर का इनिशियल साइन ये होता है, लेकिन अगर गुर्दों की अपनी बीमारी हो गई तो उसमें तो प्रोटीन लॉस होगा। ठीक है, तो मतलब उससे शुगर का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल शुगर। ठीक है। अच्छा जी, हीट वेव से अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है तो बचने के लिए क्या करें, और इसमें क्या जान भी जाती है? बिल्कुल, इसमें जान जा सकती है। सबसे पहले तो ये है कि आप एज सुन एज पॉसिबल जो भी करीबी अस्पताल है वहाँ का रुजू करें। पेशेंट को जो है ना, जितना आप ऊपर पानी पेशेंट के ऊपर बहा सकते हैं पानी बहाएं, पानी का इंटेक उनका पेशेंट को पिलाइए। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो नहीं करनी चाहिए, लोग करते हैं उससे नुकसान जो होता है ना, वो गोली आती है बुखार की, वो खाना शुरू कर देते हैं। हीट वेव में उस बुखार की गोली का ऐसा रोल नहीं होता, ठीक अच्छा, है। हीट वेव में कि जो हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसमें क्या झटके लगते हैं, क्या होता है? अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं ना, अगर हीट वेव बहुत डिहाइड्रेशन, झटके भी लग सकते हैं, ठीक है, धड़कन तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है, बहुत हाई हो सकता है, बहुत से अलामात आ रहे होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कभी आपको लगे कि आप अनकॉन्शियस से फील कर रहे हैं, धड़कन तेज महसूस हो रही है
और पसीना नहीं आ रहा लेकिन गर्मी लग रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन होते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक हो गया, या कॉन्शियस लेवल के मतलब आप कह रहे हैं यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा या मुझे कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ हीट स्ट्रोक। तो मतलब हीट स्ट्रोक जब हो जाए तो आपको फ़ौरन आपने पानी पीना है, अपने जो बॉडी पे पानी का बहाव, खूब जितना पानी का बहाव आप कर लेकिन सकते हॉस्पिटल हैं, जाना ज़रूरी है। और हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, आपको लगे कि फ़ौरन एज सून एज पॉसिबल जो भी करीब अस्पताल है वहाँ जाके अपने निशान, हो सकता है भाई आपको हीट स्ट्रोक लगा, हीट स्ट्रोक ना हो, आपको हार्ट अटैक हो रहा हो, पता थोड़ी होता है तो इसलिए बेहतर है कि आप जाके हॉस्पिटल से रुजू करें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये एडमिट होना ज़रूरी है स्ट्रोक में या वैसे ही देखिए ट्रीटमेंट? डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया है ना। अगर इनिशियल स्टेज में उसे जैसे हम हाइड्रेट करते हैं और उसे ओरल पानी पिलाते हैं, थोड़ा सा अच्छा ठंडी जगह पे रखते हैं, वो पेशेंट रिकवर हो जाता है, 3-4 आवर्स में डिस्चार्ज हो सकता है। एक पेशेंट जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करके आ गया है तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि उसको फिर हो सकता है 1 दिन 2 दिन का भी स्टे करना पड़े, डायरेक्ट जानलेवा चीज़ें। डॉक्टर अरसलान, यहाँ पर सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरसलान, थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी अच्छा आप एक तो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं लेकिन बड़े प्यारे अंदाज में कि जिससे वाकई में वो दिलों में घर करती है और हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें। तो सेहतनामा डॉक्टर अरसलान के साथ आप दोबारा ज़रूर मुलाहिज़ा करेंगे। अगले प्रोग्राम में हम